हेलो एवरीवन, रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड हिंदी का टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आप क्लास को अंत तक देखें। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। हमें बताना है कि शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है सहचर। सहचर का अर्थ क्या होता है? तो सहचर का अर्थ होता है साथ में चलने वाला। ऑप्शन नंबर बी है अरी। अरी का अर्थ क्या होता है? तो अरी का अर्थ आपका होता है शत्रु। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। शत्रु का पर्यायवाची शब्द आपका अरी होता है। अन्य पर्यायवाची शब्द देखें तो शत्रु का अन्य पर्यायवाची शब्द आपका हो गया प्रतिपक्षी हो गया, उसके बाद बात करें तो विरोधी हो गया, अराती हो गया। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। मनुज का अर्थ क्या होता है? तो मनुज मीन्स आपका मानव होता है। सखा मीन्स क्या होता है? तो मित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, खर का पर्यायवाची शब्द है। हमें बताना है कि खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो खर का अर्थ आपका होता है गधा। क्या होता है? गधा होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। खर का अर्थ होता है गधा होगा या दुष्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनाथ का विलोम शब्द है। तो अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनाथ, इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका सनाथ होगा। क्या होगा? सनाथ होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पे आपका धनी नहीं हो सकता है, निर्धन भी नहीं होगा, बेकार भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अति का विलोम शब्द है। इसमें हमें बताना है कि अति का आपका विलोम शब्द क्या होगा। तो अति मीन्स क्या होता है? अति मीन्स अधिक होता है। तो कम का हमें बताना है कि अति का आपका विलोम क्या होगा। तो देखिए अति का विलोम हो जाएगा आपका अल्प होगा। क्या होगा? अति का अल्प होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम पढ़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? राम पढ़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए राम पढ़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो राम पढ़ता है, यह आपका सिंपल वाक्य है। तो यह किसका उदाहरण होगा? तो यह आपका हो जाएगा सरल वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज बहुत पानी गिरा, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह हमें बताना है। तो आज बहुत पानी गिरा, यह भी आपका सिंपल वाक्य है। तो यह आपका क्या हो जाएगा? यह भी आपका सरल वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए यह तो आपका सरल वाक्य नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा वाक्य है। और बात करें कि तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, किस प्रकार का वाक्य है? तो यह आपका होगा मिश्र वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी में आग लगाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो पानी में आग लगाना, इस मुहावरे का अर्थ आपका होगा असंभव कार्य को संभव कर डालना। क्या होगा? असंभव कार्य को संभव करना अर्थ होता है पानी में आग लगाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाथ न सूझना का अर्थ है। हमें बताना है कि हाथ को हाथ न सूझना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा यह हमें बताना है। तो इसका अर्थ होता है घना अंधेरा होना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का उल्लेख की बात करें तो यह कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, सामवेद में मिलता है, या आपका उपनिषद में मिलता है। तो छंद की बात करें तो इसका सबसे पहले उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद जो आपका होता है यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है।
तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये 4 कौन कौन से होते हैं? तो 4 छंद आपका होता है, वर्णिक छंद होता है, उसके बाद वर्णिक आपका वृत्त होता है, तीसरा आपका होता है मात्रिक आपका छंद होता है, और चौथा आपका होता है मुक्त छंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। हमें बताना है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में आपका 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज का अर्थ होता है 4 भुजा है जिसकी, अर्थात विष्णु। तो देखिए, ऐसा शब्द जो खुद का अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताता है, इसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। चतुर्भुज का अर्थ होगा 4 भुजा है जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आजन्म में कौन सा समास है? देखिए, आजन्म, आजन्म में क्या है? जन्म प्लस जन्म में आपका क्या लगा है? आ लगा है, यहाँ पे उपसर्ग लगने से बना है, तो यह आपका होता है अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अव्ययी भाव जो समास होता है, इसमें पहला पद क्या होता है? तो अव्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो होता है, यह किसी शब्द के पहले लगता है। कहाँ पे लगता है? तो उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को चेंज कर देता है। तो अनुवाद में पहले क्या लगा है? अनुवाद की बात करें तो इसमें उपसर्ग आपका हो जाएगा अनु उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा? अनु उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय यह किसी शब्द के कहाँ लगता है? बाद में लगता है। यह किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को चेंज करता है। तो कनिष्ठ, कनिष्ठ में क्या प्रत्यय होगा? तो इष्ट प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? तो इष्ट प्रत्यय होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, यह हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि जो आपका उपसर्ग है, इसका प्रयोग आपका शब्द के प्रारंभ में होता है। तो देखें, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि शब्द के प्रारंभ में होता है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के प्रारंभ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निह प्लस विकार, इसका क्या है? हमें संधि करना है कि निह प्लस विकार से क्या बनेगा? तो इससे आपका बनता है निर्विकार बनता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराधार में प्रयुक्त संधि है। निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सा है, यह हमें बताना है। तो देखिए, निराधार की बात करें कि इसमें कौन सा संधि प्रयुक्त हुआ है, तो निराधार का संधि विच्छेद करेंगे तो यह आपका हो जाएगा निह प्लस आधार होगा। क्या होगा? निह प्लस आधार होगा। तो यहाँ पे देखिए विसर्ग लगा है, तो जहाँ पे विसर्ग आपको मिल जाए संधि विच्छेद करने पे, उस पर आपका होता है विसर्ग संधि होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हमें शयन का सही संधि विच्छेद बताना है। तो शयन का सही संधि विच्छेद आपका होता है से प्लस अन होता है। क्या होता है? से प्लस अन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, यह आपको बताना है। यह आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आज की क्लास में हमने बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड हिंदी का टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।